हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जथुरा का अगला भाग। मोमो जिन ने अंगड़ाई ली और सामने बैठे लक्ष्मण दास को देखा। लक्ष्मण दास उसे ही देख रहा था। 4 फुटा मोमो जिन उठा और टहलने लगा। फिर क्या उठा, जथुरा महान है, वो अद्भुत है, उसकी शक्तियाँ असीमित हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसके द्वारा रचित हाथ से क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो बहुत तरक्की करेगा और भी आगे जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, लक्ष्मण दास बोला। तू सिर्फ इतना कह कि जथुरा महान है। क्यों कहूँ? कह। मोमोजिन्नो से घूरा। जथुरा महान है, शाबाश। मोमोजिन मुस्कुराया। जथुरा का सेवक बनने के सारे गुण तुझ में मौजूद हैं। मैं तुझे अपने साथ जथुरा की नगरी में ले जाऊंगा। वहाँ तुझे किले के प्रवेश द्वार की नौकरी दिलवाऊंगा। एक तरह बैठा तू यही कहा करेगा कि जथुरा महान है। खुश हो जाएगा जथुरा तुम जैसा सेवक पाकर। ये क्या नौकरी हुई? मैं यहीं खुश। तू मेरा गुलाम है। मोमोजिन गुर्रा उठा। जो मैं कहूँगा वो तू मानेगा, वरना तेरी जान ले लूँगा। लक्ष्मण दास ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। अगले ही पल मोमोजिन मुस्कुरा पड़ा। शाम के 5 बज रहे हैं, लक्ष्मण दास कह उठा। देवराज चौहान मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने कल उसे फ़ोन करके कहा था कि सुबह उसे मोना चौधरी की खबर दूंगा, परंतु अब तो शाम हो गई। जल्दी मत कर, वरना देवा को तेरे पर शक हो जाएगा। ओह। फिर लक्ष्मण दास ने मोमोजिन को देखा, जो एकाएक ठिठक पड़ा था और आंखें बंद करके इस तरह से हिलाने लगा जैसे किसी की बात सुन रहा हो। आधा मिनट यही सब रहा, फिर मोमोजिन आंखें खोलकर बोला, तेरे लिए फरमान आ गया है। फरमान? कहाँ से आ गया? जथुरा के सेवक ने अभी मुझसे बात की। वो कहता है कि तू देवा को फ़ोन पर कह, कल सुबह 11:30 पर मिन्नो राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन पर आएगी। देवराज चौहान को ये बात कह दूँ? कह। मोना चौधरी कल वहाँ ना पहुंची तो देवराज चौहान मेरी गर्दन पकड़ लेगा। वो आएगी। लक्ष्मण दास ने तुरंत सामने रखा फ़ोन उठाया और देवराज चौहान के नंबर मिलाने लगा। मोमोजिन उसके सामने कुर्सी पर आ बैठा। लक्ष्मण दास घबराया हुआ था। मोमोजिन ने उसे घबराहट होती थी, परंतु ये था कि पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। बात बात पर उसे गुलाम कह रहा था। लक्ष्मण दास सोचता था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पीछा छोड़ दे तो बड़ी बात होगी। अच्छी भली जिंदगी बीत रही थी, ये जाने कहाँ से आ गया। दूसरी तरफ बैल होने लगी और फिर देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, देवराज चौहान, मैं लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जल्दी से बोला। अभी सपन चड्डा के मैनेजर का फ़ोन आया था। कोई नई बात? मोना चौधरी कल किसी से मिलने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचेगी दिन के 11:30 बजे। मेट्रो स्टेशन के भीतर के बाहर? भीतर के बाहर कहते हुए लक्ष्मण दास ने मोमोजिन को देखा तो मोमोजिन ने भीतर का इशारा किया। स्टेशन के भीतर। लक्ष्मण दास फौरन कह उठा, ये तुम देख लेना कि वो कहाँ पर होगी। खबर पक्की है? मेरे ख्याल में तो पक्की है। सपन चट्टा का मैनेजर झूठ क्यों कहेगा? मेरे से पैसे लेता खबर देने के। ठीक है। देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। उसे मार देना। लक्ष्मण चड्डा कह उठा। तुम्हारा काम हो जाएगा, निश्चिंत रहो। कहने के साथ ही उधर से देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया था। लक्ष्मण दास ने फ़ोन बंद करके रखा। मोमोजिन को देखा। तेरे गुण रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं। देखना, एक वक्त ऐसा आएगा तू जतुरा का महान सेवक बन जाएगा। लक्ष्मण दास खामोश रहा। चलता हूँ, तेरे यार सपन चड्डा से भी बात करनी है। घूम जा। लक्ष्मण दास उठा और घूमते हुए खड़े खड़े चक्कर काटा। जब सामने को देखा तो मोमोजिन को वहाँ से गायब पाया। लक्ष्मण दास ने लंबी सांस ली, फिर फ़ोन उठाकर सपन चड्डा के नंबर मिलाने लगा। सपन चड्डा दिन भर से ही घर में था, क्योंकि मोमोजिन ने उसे कहीं भी जाने को मना किया था। मनी मन मोमोजिन को ढेरों गालियाँ देता सपन चड्डा उखड़ा हुआ था कि उसका फ़ोन बजा। हेलो सपन, मैं लक्ष्मण दास। तू? सपन चड्डा ने लंबी गहरी सांस ली। किस मुसीबत में फंसा दिया तूने? मुसीबत? मतलब कि मोमोजिन? वही तो, उसी की बात कर रहा हूँ। तभी सपन चड्डा के पास 3 इंच का मोमोजिन प्रकट हुआ और बातें सुनने लगा। मैंने भी उसी के वास्ते तेरे को फ़ोन किया है। अभी वो मेरे पास था, अब तेरे पास आने वाला है। मेरे पास? जाने इस मुसीबत से कब पीछा छूटेगा। हमें गुलाम कहता है। सपन चड्डा बोला। दिल तो करता कि पकड़कर इसे इतना मारूं कि उठने के काबिल ही ना रहे। 3 इंच के मोमोजिन ने उसे देखते हुए गर्दन हिलाई। मेरे से देवराज चौहान को फ़ोन करवाया कि मोना चौधरी कल सुबह 11:30 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचेगी। ऐसे कैसे वो पहुंचेगी? मुझे क्या पता कि मोमोजिन के मन में क्या है। लक्ष्मण दास की आवाज़ कानों में पड़ी। इससे पीछा छुड़ाने की कोई तरकीब बता। मैं क्या बताऊँ, फंसा पड़ा हूँ। कुछ कहता हूँ तो धमकी देता है कि नंगा करके सड़क पर घुमा देगा। क्या पता धमकी यूं ही हो। तू एक बार विद्रोह करके देख। तू कर ऐसा। मुझ में तो हिम्मत नहीं है। मुझ में हिम्मत होती तो तेरे को करने को क्यों कहता। कहता है मैं हमेशा के लिए उसका गुलाम हूँ। मुझे भी ऐसे ही कहता उल्लू का पट्ठा। 3 इंच के मोमोजिन ने पुनः सिर हिलाया। अब क्या करें? वो जो कहता है करेंगे, और मौके का इंतज़ार भी करेंगे कि कब उसकी गर्दन तोड़ने का मौका हमें मिले। वो बहुत चालाक है, हरामी है साला। कोई रास्ता सोच इसके हाथों से बचने का। मैं उसे और नहीं सह सकता। मुझे कोई रास्ता मिला तो बताऊंगा। तू भी सोचता रहे, बंद करता हूँ।
वो आने वाला होगा, कहकर सपन चड्ढा ने फ़ोन बंद किया और वो बड़बड़ा उठा, मोमोजिन को तो सबक सिखाऊंगा। उसी पल 3 इंच का मोमोजिन बड़ा होता 4 फुट का हो गया। उस पर नज़र पड़ते ही सपन चड्ढा उछल पड़ा। तुम? उसके होंठों से निकला। मैं उल्लू का पट्टा हूँ, मोमोजिन प्यार से बोला। मैंने कब कहा? सपन चड्ढा हड़बड़ाया। तू मेरी गर्दन तोड़ेगा? तो तुमने गलत सुना है। अपने यार को बोलता है कि मेरे से विद्रोह करे, भड़काता है उसे। मैंने नहीं कहा। सपन चड्ढा का चेहरा सफ़ेद हो गया। तू मुझे सबक सिखाएगा? वो तो यूं ही गुस्से में कह दिया था। मैं मुसीबत हूँ? सपन चड्ढा उसे देखता रहा, कुछ कह ना सका, घबराया हुआ था वो। मोमोजन आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठता प्यार भरे स्वर में क्या होता, तेरे को शिक्षा देनी पड़ेगी। शिक्षा? सपन चड्ढा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ, तेरे में दूसरों के लिए आदरभाव ज़रा भी नहीं है, जबकि मैं सोचता था कि तेरे में जथूरा का सेवक बनने की काबिलियत है। मैं जथूरा का सेवक क्यों बनूंगा? मेरा अपना बिजनेस है। मैं जथूरा महान है, उसका सेवक बनना अपने आप में गर्व की बात है। सपन चड्ढा फंसे अंदाज में मोमोजिन को देखता रहा। बोल, जथूरा महान है होगा? सपन चड्ढा ने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे क्या? जो मैंने कहा है बोल, वरना नंगा करके अभी बाहर सड़क पर घुमाऊंगा। मोमोजिन गुस्से से कह उठा। जथूरा महान है। सपन चड्ढा जल्दी से कह उठा। इंसान तू बुरा नहीं, तेरे को पढ़ाने की ज़रूरत है, धीरे धीरे सीख जाएगा तू। सपन चड्ढा चुप। मिन्नो को फ़ोन कर। मोना चौधरी को? हाँ वही। उसे कह कि तेरे को पता चला है कि देवा कल 11:30 पर राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन आएगा। क्या मतलब? देवा और मिन्नो में झगड़ा करवा कर एक को ख़त्म करवाना है। क्यों? ऐसा होते ही जथूरा पर मंडराने वाले खतरे के बादल हट जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। कैसा खतरा? मोमोजिन ने सपन चड्ढा को घूरा। करता हूँ, सपन चड्ढा ने कहकर जल्दी से फ़ोन उठाया। तू सवाल बहुत पूछता है। एक बार तेरे को नंगा करके बाहर सड़क पर कर तो रहा हूँ फ़ोन, तू ऐसी बात क्यों करता है? जल्दी सपन चड्ढा की मोना चौधरी से बात हो गई। कहो। मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। मोना चौधरी, मुझे पता चला है कि कल 11:30 पर देवराज चौहान राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर होगा। कहाँ पर? ये तो पता नहीं, परंतु खबर पक्की है कि देवराज चौहान 11:30 पर वहाँ आएगा। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूँगी। मोना चौधरी का कठोर स्वर कानों में पड़ा। वो बचेगा नहीं कल के बाद। सपन चड्ढा ने फ़ोन बंद किया, गहरी सांस ली और मोमोजिन से बोला, अब तो खुश है ना? मैंने फ़ोन कर दिया। मैं कभी भी खुश या दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है। जथूरा ने मेरी इच्छा शक्ति को ख़त्म कर रखा है। मैं सिर्फ जथूरा का सेवक हूँ और मैंने जो भी करना है जथूरा की खातिर करना है। वो मेरा मालिक है, जथूरा महान है। तूने जो कहा मैंने कर दिया, अब तो मुझे छोड़ दे। तू मेरा गुलाम है, जिस पर मेरी छाया पड़ जाती है वो मेरा गुलाम बन जाता है। तू अब मुझसे दूर नहीं जा सकता। तूने तो वादा किया था कि इस काम के बाद तू मुझे छोड़ देगा। तू बेवकूफ़ है जो मेरे वादे पर विश्वास कर लिया। मेरे पास इच्छा नहीं तो वादा कैसा? मतलब कि तेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं? मुझे सिर्फ जथूरा ही नज़र आता है, मेरे कानों में उसका आदेश रहता है, बस यही मेरा जीवन है। तू कमीना है। मैंने पहले ही कहा है कि तेरे में शिक्षा की कमी है। इंसान तू बुरा नहीं। सपन चड्ढा जवाब में दांत पीस कर रह गया। जगमोहन, रुस्ताराव, बाकेलाल राठौर और सोहनलाल दिल्ली पहुंचे। रात के 10:45 हो रहे थे। करोल बाग के होटल में चलते हैं, सोहनलाल बोला। वहाँ का मैनेजर मुझे पहचानता है। मारे हो तो हुए, तम होटल में ठहरो, मारी मूछो कटवाओगे क्या? बाकेलाल राठौर बोला। थारे को पूसा रोड की शानदार कोठी में रुकवाओ, उधर नौकर भी हो वो और नौकरानी भी। वे लोग पूसा रोड कोठी पर पहुंचे तो 11:45 हो रहे थे। आपुन तो अब जम के नींद मारेला बाप, रुस्तम राव बोला। कोठी में नौकर थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने लग गए। जगमोहन सोहनलाल के पास आकर गंभीर स्वर में कह उठा, मैं सोच रहा हूँ कि मोना चौधरी से रात में ही मिलकर उसे सतर्क कर दूँ। उसका ठिकाना कहाँ है? सोहनलाल ने अजीब निगाहों से उसे देखा। पारसनाथ का रेस्टोरेंट जानता हूँ, उसके माध्यम से मोना चौधरी से बात की जा सकती है। मुझे ये ठीक नहीं लगता, सोहनलाल ने सोच भरे स्वर में कहा। क्यों? मोना चौधरी तेरी बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं करेगी, बल्कि वो तेरी हंसी उड़ाएगी। जगमोहन के होठ बिछ गए। कल देखेंगे कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर क्या किया जा सकता है, सोहनलाल बोला। लेकिन मैं एक बार पारसनाथ से मिलना चाहता हूँ। मोना चौधरी मेरी बात का बेशक यकीन ना करे, परंतु सतर्क तो हो जाएगी। कोशिश बेकार होगी। फिर भी तुम जो करना चाहते हो कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जगमोहन और सोहनलाल पारसनाथ के रेस्टोरेंट पहुंचे तो रात के 12 बज रहे थे। रेस्टोरेंट बंद किया जा रहा था। उन्हें डिसूजा मिल गया, जो एक टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। एक कर्मचारी उन्हें वहां तक छोड़ गया। खाना खाते डिसूजा ने उन्हें देखा तो उसकी निगाह जगमोहन पर जा टिकी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, डिसूजा बोला। ज़रूर देखा होगा, मैं जगमोहन हूँ। देवराज चौहान का साथी? उसके होंठों से निकला। वो सतर्क दिखने लगा था। जगमोहन ने सिर हिलाया। ये? डिसूजा का इशारा सोहनलाल की तरफ था। सोहनलाल, नाम सुन रखा है, लेकिन रात के इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो? पारसनाथ से मिलना है। अब तो मुलाकात नहीं हो सकती। डिसूजा ने इनकार में सिर हिलाया। सर तो नींद में। नींद में है तो उठा दो, मुझसे ड्रामा मत करो, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा।
काम क्या है? तुमसे नहीं कहा जा सकता। पारसनाथ को खबर करो कि हम मिलना चाहते हैं। डिसूजा ने जेब से फ़ोन निकाला और नंबर मिलाते हुए वहाँ से दूर हो गया। 20 सेकंड में ही बात करके पास आ गया और खाने पर पुनः बैठते हुए कह उठा, कुछ खाना हो तो कह दूँ? नहीं। 2 मिनट ही बीते कि पारसनाथ आता दिखा। उसने लाइट सूट पहन रखा था। जगमोहन और सोहनलाल खड़े हो गए। पास आकर पारसनाथ ने दोनों से हाथ मिलाया और खोज भरी निगाहों से उन्हें देखा। तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे अजीब सा लग रहा है, पारसनाथ बोला। ज़्यादा अजीब तो नहीं लगना चाहिए, जगमोहन ने कहा। तुमसे खास बात करनी है। आओ उस तरफ टेबल पर बैठते हैं। तीनों एक टेबल पर जा बैठे। पारसनाथ दोनों से ये सोचकर सतर्क था कि ये देवराज चौहान का फैलाया कोई चक्कर ना हो। तुम नाइट सूट के पजामे में रिवॉल्वर रखकर नींद लेते हो? आधी रात को तुम जैसे मेहमान आए तो रिवॉल्वर को साथ रख लेना ठीक होता है, पारसनाथ बोला। मैं तुमसे बात करने आया हूँ, निश्चिंत रहो मेरी तरफ से। पारसनाथ जगमोहन और सोहनलाल को देखने लगा। मैं इन दिनों अजीब सी स्थिति में फंसा हूँ, जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। मुंबई से सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ उसके लिए सब बताना ज़रूरी है, तभी तुम मेरी बात समझोगे। पारसनाथ का पूरा ध्यान जगमोहन पर था। कुछ दिनों से मुझे पूर्वाभास हो रहा है। होने वाली घटनाओं या यूं कहो कि हादसों या एक्सीडेंट का आभास मुझे पहले ही हो जाता है, और इस तरह मैं पहले कई बुरे हादसों को रोक चुका हूँ। ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि तुम भी पूर्व जन्म से ही हमसे संबंध रखते हो, इसलिए मेरी बात को ज़्यादा जल्दी समझ सकोगे। हमारे पूर्व जन्म में कोई जथुरा नाम का व्यक्ति था। वो अब उसी दुनिया में हादसों का देवता बन चुका है। जथुरा ही हमारी दुनिया के हादसों को रचकर यहाँ भेज देता है, और जैसा हादसा उसने रचा होता है वैसे ही हो जाता है। हैरानी है, परंतु उसके कुछ हादसों का आभास मुझे हो रहा है, और मैं उन हादसों को रोके जा रहा हूँ। मैं ऐसा ना करूँ इसके लिए जथुरा ने पोते बाबा नाम के अपने सेवक को मेरे पास भेजा हुआ है, जो मुझे समझा रहा है कि मैं जथुरा के रास्ते में ना हूँ, उसके हादसों को ख़राब ना करूँ। वो स्पष्ट नज़र नहीं आता है। कहता है कि उसने अदृश्य होने की दवा खा रखी है, परंतु वहाँ धुआं फैला दो तो उसमें फंसकर उसकी आकृति नज़र आने लगती है। मैंने 2 बार उससे मुकाबला करके उसे पकड़ना चाहा, परंतु वो बेहद ताकतवर है। मैं उसका कुछ ना बिगाड़ सका। उसके बाद मैंने सोहनलाल, बाकीलाल राठौर और रुस्तम राव के साथ मिलकर उसे जकड़ लिया, परंतु वो अपनी शक्तियों के सहारे एक पल में ही आज़ाद हो गया। पोते बाबा हर तरफ से ही बेपनाह ताकत रखता है, और वो तुम्हें रोकना चाहता है कि जथुरा के जिन हादसों का तुम्हें एहसास होता है उन्हें तुम रोको नहीं। हाँ, ठीक समझे। तो वो तुम्हें क्यों नहीं ख़त्म कर देता? इसके जवाब में पोते बाबा कहता है कि जथुरा पर मेरा कोई एहसान है, इसलिए जथुरा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पोते बाबा बार बार मुझे चेतावनी दे रहा है कि मैं जिन जिन हादसों को रोके जा रहा हूँ उसकी वजह से मैं पूर्व जन्म में प्रवेश कर सकता हूँ, जहाँ जथुरा से मेरा सामना होगा और मैं जथुरा का मुकाबला नहीं कर सकता, मारा जाऊँगा। जबकि जथुरा चाहता है कि पूर्व जन्म में मेरा प्रवेश हो ही ना, ये झगड़ा ही ना हो। तो तुम ही पीछे क्यों नहीं हट जाते, पारसनाथ? जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। अगर तेरे को पता हो कि फलानी फलानी जगह पर कोई हादसा होने वाला है तो क्या तू उसे होने देगा या रोकने की चेष्टा करेगा? क्षण भर खामोश रहकर पारसनाथ बोला, रोकने की चेष्टा करूंगा। वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो तेरे को अब पता ही है कि तेरी भागदौड़ तेरे को पूर्व जन्म के सफ़र पर ले जाएगी। ऐसे में तेरे को पीछे हटकर खामोश बैठ जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म में प्रवेश कर जाने का मतलब है मौत का खेल शुरू। मैं जथुरा को हमारी दुनिया में होने वाले हादसों को रचने दूँ? वो खामाखा लोगों की जान लेता रहे? ये तेरी सोच है, जो तू ठीक समझे कर। परंतु मैं इतना जानता हूँ कि जब जब भी पूर्व जन्म का सफ़र हुआ है वो सफ़र हम सब ने मिलकर पूरा किया है। पूर्व जन्म में प्रवेश होने के रास्ते ज़रूर अलग अलग रहे हैं, परंतु मंजिल एक ही रही। ऐसे में तुम अकेले कैसे पूर्व जन्म का सफ़र शुरू कर सकते हो? पारसनाथ ने कहा। मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। जगमोहन बेहद गंभीर था। हम सब कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? हालात ऐसे बने कि मुझे सोहनलाल, रुस्तम राव और बाकीलाल राठौर को बुलाना पड़ा। उसके बाद अब तुम्हारे पास आ गया। लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए? जाना तो मुझे मोना चौधरी के पास चाहिए, परंतु उसका ठिकाना नहीं जानता तो तुम्हारे पास आया। बात क्या है? कुछ घंटे पहले मुंबई में पूर्वाभास हुआ कि दिल्ली के राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन पर कल 11:30 बजे कोई मोना चौधरी को गोली मारने जा रहा है, जगमोहन ने कहा। पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। अब तुम क्या कहते हो कि मैं मोना चौधरी को मरने दूँ? वो तुम्हें वो भी दिखा होगा जिसने मोना चौधरी को शूट। उसकी पीठ मैंने देखी, वो मेरे पास से ही निकला था। तब मैं मोना चौधरी को उस खतरे से बचाने के लिए उसके पीछे था, लेकिन ये नहीं जानता कि बचा सका कि नहीं। वो मोना चौधरी को गोली मारने जा रहा था। तब पीछे से मैंने उस पर फायर करना चाहा कि तभी मोना चौधरी के सामने की तरफ से आता सोहनलाल चीख कर मुझे गोली चलाने को मना कर रहा है। ये बहुत उलझा हुआ पूर्वाभास था। समझ में नहीं आता कि सोहनलाल मुझे क्यों फायर न करने को कह रहा था। कोई खासी वजह रही होगी कि सोहनलाल ने मुझे। वो वजह मैं जानता हूँ, पारसनाथ गंभीर खुरदुरे स्वर में उठा। क्या वजह? मोना चौधरी पर गोली चलाने वाला देवराज चौहान है। जगमोहन चौंक उठा। सोहनलाल के मस्तिष्क को भी तीव्र झटका लगा। क्या कह रहे हो? जगमोहन के होठों से अजीब सा स्वर निकला। यह कैसे संभव है? सोहनलाल व्याकुलता से बोला।
तो तुम दोनों को यहाँ के हालातों का पता नहीं। पारसनाथ ने अपने गालों पर हाथ फेरा। यहाँ के हालात? क्या हुआ यहाँ के हालातों को? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। मोना चौधरी ने 3 करोड़ में देवराज चौहान को मारने की सुपारी ली है, पारसनाथ ने बताया। ओह। सोहनलाल के चेहरे पर बेचैनी झलक उठी। ये बात देवराज चौहान को पता चल गई, वो भी दिल्ली में ही है। कल मेरे पास आया था। क्यों? मोना चौधरी का पता पूछने। या फिर मैं मोना चौधरी को बता देता कि देवराज चौहान यहाँ है। तो तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं देवराज चौहान और मोना चौधरी को आमने सामने नहीं पड़ने देना चाहता था। लेकिन अब हालात ये हैं कि देवराज चौहान और मोना चौधरी दोनों ही एक दूसरे की तलाश में। मैंने महाजन को बुलाकर उसे सारे हालातों से वाकिफ़ कराया। हम दोनों ने मोना चौधरी को समझाने की चेष्टा की, परंतु वो नहीं मानी। फिर महाजन ने किसी तरह देवराज चौहान को तलाश किया, उससे बात की कि वो पीछे हट जाए, परंतु वो भी नहीं माना। सब, सोहनलाल के होठों से निकला, सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये ज़रूर पूर्व जन्म की तैयारी है। मुमकिन है, पारसनाथ गंभीर स्वर में बोला। फिर जगमोहन से कहा, तुम देवराज चौहान को क्यों नहीं समझाते? वो नहीं मानेगा, यह मोना चौधरी का मामला है। जगमोहन ने होठ भींच कर कहा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ पल उनके बीच खामोशी रही। फिर पारसनाथ बोला, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा पूर्वाभास कभी गलत निकला हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। पूर्वाभास का वक्त तक ठीक निकलता है, जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। पारसनाथ के होठ भिज गए। तभी डिसूजा पास आ पहुंचा। सब ठीक है? पारसनाथ ने डिसूजा से कहा। किसी को कॉफ़ी और स्नैक्स लाने को कहो। डिसूजा चला गया। सवाल ये पैदा होता है कि इन हालातों में हम क्या करें, क्या करना चाहिए? जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। देवराज चौहान और मोना चौधरी को सामने नहीं पड़ने देना चाहिए, सोहनलाल ने कहा। ज़्यादा देर तक हम इस बात को नहीं रोक सकते। कल 11:30 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन दोनों सामने पड़ जाएंगे। मैं महाजन को बुला लेता हूँ। इन बातों में उसका होना भी ज़रूरी है, पारसनाथ ने फ़ोन निकालते हुए कहा। शायद हम सब मिलकर कोई बढ़िया फैसला ले सकें। ये तो पक्का है कि यह हालात हम सबको पूर्व जन्म के सफ़र की तरफ ढकेल रहे हैं। सोहनलाल होड़ पीछे क्या उठा। सबका एक साथ इकट्ठे होते चले जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। नंबर लग गया। पारसनाथ महाजन से बातें करने लगा। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन 11:20 बजे। मोना चौधरी ने सेंट्रल पार्क की तरफ से मेट्रो स्टेशन में प्रवेश किया, टोकन लिया और बैरियर पार करके खुले हॉल में आ पहुंची। दाईं तरफ द्वारका जाने वाली मेट्रो अभी अभी आई थी। लोग मेट्रो में प्रवेश करते जा रहे थे। सामने ऊपर जाने वाली सीढ़ियां नजर आ रही थीं। मोना चौधरी ठिठकी सी हर तरफ नजर घुमाने लगी। उसे देवराज चौहान की तलाश थी। सपन चड्डा ने कहा था कि देवराज चौहान 11:30 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर होगा। उससे ये पूछना भूल गई थी कि ये बात उसे कैसे पता चली। मोना चौधरी ने वहाँ लगी डिजिटल घड़ी में वक्त देखा। 11:25 होने जा रहे थे। मोना चौधरी बेहद सतर्क थी। देवराज चौहान कभी भी नजर आ सकता था। नजरें देवराज चौहान को तलाश कर रही थी। अगले ही पल वो चौंकी, आंखें सिकुड़ती चली गईं। उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। वो सोहनलाल ही था, देवराज चौहान का खास बंदा। सोहनलाल उससे 10 कदमों की दूरी पर से निकलकर एक तरफ जा रहा था। साथ ही वो फ़ोन पर बात करने में व्यस्त था। उसने मोना चौधरी की तरफ नहीं देखा था। मोना चौधरी इतने में ही सतर्क हो चुकी थी। इसका मतलब खबर सही थी कि देवराज चौहान यहाँ आने वाला है। सोहनलाल पर नज़र रखकर देवराज चौहान तक आसानी से पहुँच सकती है। इस विचार के साथ ही मोना चौधरी सावधानी से सोहनलाल के पीछे लग गई। सब ठीक हो रहा है। फ़ोन पर जगमोहन की आवाज़ वहाँ से निकलते सोहनलाल पर पड़ रही थी। मोना चौधरी तेरे को देख चुकी है, वो सतर्क सी दिखने लगी है। ऐसे ही चलता रह तू। मेरे पीछे आई कि नहीं? सोहनलाल ने चलते हुए फ़ोन पर पूछा। अभी नहीं, लेकिन वो तेरे पीछे ज़रूर आएगी। वो सोचेगी कि तेरे द्वारा देवराज चौहान तक पहुँच सकती। मोना चौधरी तेरे पीछे चल पड़ी है। हमारी योजना कामयाब रही। उसे उसी तरफ लिया जिधर तेरे को कहा था। पलट कर पीछे ज़रा भी मत देखना। फ़ोन को इसी तरह कान से लगाए रख, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। सोहनलाल ने फ़ोन कान से लगाए रखा और आगे बढ़ता रहा। एकाएक मोना चौधरी को अपने पीछे धीमी आहट उभरी। उसने पलटना चाहा कि तभी उसकी कमर से रिवॉल्वर आ लगी। मोना चौधरी चौंकी। उसकी निगाह हर तरफ घूमी तो उसे एहसास हुआ कि इस वक्त वो मेट्रो स्टेशन के सुनसान हिस्से में पहुंच चुकी है। ओह, तो ये सब चाल थी। सोहनलाल को चारे के तौर पर उसके सामने किया गया और वो जाल में फंस गई। तभी उसने सामने जाते सोहनलाल को ठिठकते फिर पलटते देखा। सोहनलाल से उसकी नज़रें मिली। सोहनलाल मुस्कुराया और मोना चौधरी की तरफ बढ़ने लगा। मोना चौधरी ने पलटना चाहा कि तभी जगमोहन की शांत आवाज़ मोना चौधरी के कानों में पड़ी। हिलना मत। तुम? जगमोहन, खामोश रहो। तब तक सोहनलाल पास आ गया था और मोना चौधरी की तलाशी के लिए हाथ आगे बढ़ाए। मुझे हाथ मत लगाना। तो सोहनलाल ठिठका। अपना हथियार निकालकर मुझे दे दो। तुम लोग बचोगे नहीं, मोना चौधरी गुर्राई। सोहनलाल उसे देखता रहा। दांत पीसते हुए मोना चौधरी ने रिवॉल्वर निकालकर उसे दी। सोहनलाल रिवॉल्वर जेब में रखता पीछे हो गया। जगमोहन ने उसकी कमर से रिवॉल्वर हटाई और वापस रख ली। गुस्से से भरी मोना चौधरी पलटकर जगमोहन को देखते कह उठी, ये क्या हरकत है? तुम देवराज चौहान को मारने आई हो? जगमोहन शांत था। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मुझे शूट करोगे? मोना चौधरी ने कड़वे स्वर में कहा। नहीं,
मैं तुम्हें और देवराज चौहान को रोकने आया हूँ। देवराज चौहान को रोकने? वो भी यहीं कहीं है, तुम्हें मारने के लिए। मुझे मारने के लिए? ये कैसे हो सकता है? मोना चौधरी के होठों से निकला। मैं नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को मारने के लिए यहाँ हो। ये बात तुम्हें कैसे पता है? जगमोहन ने स्टेशन की घड़ी को देखा जहाँ 11:35 हो रहे थे। जगमोहन मुस्करा पड़ा। हादसे का 11:30 का वो वक्त निकल चुका था। सोहनलाल, रिवॉल्वर वापस दे दे। सोहनलाल ने रिवॉल्वर मोना चौधरी को दे दी। मोना चौधरी उलझन में दिखी। रिवॉल्वर वापस रख ली। तुम लोगों की हरकत मेरी समझ में ज़रा भी नहीं आई। मोना चौधरी के माथे पर बल दिखे। अभी समझ में आ जाएगा, मैं अभी आता हूँ, जगमोहन ने कहा और आगे बढ़ गया। मोना चौधरी ने सोहनलाल को देखा। वो कहाँ गया है? देवराज चौहान को लेने। मोना चौधरी का चेहरा कठोर हो गया। तुम लोग कर क्या रहे हो? जगमोहन आकर बताएगा। तुम नहीं बता सकते? मैं कुछ नहीं जानता, सोहनलाल ने कहा और मुंह फेर लिया। मैं जा रही हूँ, मेरा यहाँ रुकना ज़रूरी नहीं। मोना चौधरी के शब्द अधूरे ही रह गए। सामने से पारसनाथ और महाजन को आते देखा। मोना चौधरी अजीब सी नज़रों से उन्हें देखने लगी। वो पास आ गए। कैसी हो बेबी? महाजन बोला। ये सब क्या हो रहा है? मोना चौधरी की आवाज़ में तीखापन आ गया। जगमोहन बताएगा। तो तुम सब साथ हो? मोना चौधरी बोली। तुम दोनों का इन लोगों के साथ होना हैरानी पैदा करता है। भले के लिए ही हम एक दूसरे के साथ हैं। तो तुम लोग इस कोशिश में हो कि मैं देवराज चौहान को शूट ना करूं। हम इस कोशिश में भी हैं कि देवराज चौहान भी तुम्हें शूट ना करे बेबी। मैं उसे अब तक गोली मार चुकी होती। शांत हो जाओ, हम सब कुछ ठीक करने की। तुमने गलत किया इस तरह। मोना चौधरी, पारस खुरदुरे स्वर में क्या उठा। ये पूर्व जन्म से वास्ता रखती बातें हैं। पूर्व जन्म? मोना चौधरी चौंकी। क्या कहना चाहते हो? जगमोहन के कहे मुताबिक जथुरा ने यह हादसा रचा है। जथुरा? ये कौन है? पूर्व जन्म का शख्स है। जगमोहन ही पूरी बात बताएगा। परंतु तुम्हें यहाँ पाकर हमें जगमोहन की कई बातों पर पूरा विश्वास हो गया। उसी ने बताया था कि तुम 11:30 पर यहाँ होगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि जगमोहन को वापस आ लेने दो, वो सब कुछ बताएगा। मोना चौधरी के चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी। जगमोहन पर निगाह पड़ते ही देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। इतने में ही जगमोहन पास आ पहुंचा। तुम यहाँ? देवराज चौहान के होठों से निकला। तुम्हारे लिए ही आया हूँ। जगमोहन गंभीर था। तुम्हें कैसे पता कि तुम यहाँ मोना चौधरी को मारने आए हो? हाँ। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। तुम्हें कैसे पता? मेरे साथ आओ उधर। जगमोहन देवराज चौहान को लेकर चल पड़ा। देवराज चौहान ने महसूस किया कि कुछ खासी बात है। कुछ बात करोगे कि असल बात क्या? एक बार फिर पूर्व जन्म में जाने का खेल शुरू हो गया, जगमोहन ने कहा। ओह, कैसे? तुम्हारी और मोना चौधरी की लड़ाई उसी खेल का हिस्सा है। जथुरा तुम दोनों में झगड़ा कराकर अपना मतलब साधना चाहता है। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पूर्वाभास होने लगा। पूर्वाभास? ये तुम कैसी बातें कर? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वहाँ मोना चौधरी भी है, उसी के सामने बताऊँगा। मोना चौधरी? उसने मुझे मारने के लिए 3 करोड़ की सुपारी ली है। वो मोना चौधरी को मैंने और सोहनलाल ने मिलकर रोक दिया है। अब उसका दिमाग ठीक है। सोहनलाल भी है? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। कोई बात थी तो तुम मुझसे फ़ोन पर बात। मैंने तुमसे इसलिए फ़ोन पर बात नहीं की कि तुम जो काम कर रहे हो वो पूरा कर लो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मोना चौधरी के फेर में पड़े हो। पता होता तो तुम्हें पहले ही सावधान कर चुका होता। तुम बहुत कुछ कह रहे हो और समझ नहीं पा रहा। वो देखो सामने मोना चौधरी। देवराज चौहान ने मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ और सोहनलाल को देखा। वे उनके पास जा पहुंचे। देवराज चौहान को पास आया पाकर मोना चौधरी के होठ भिज गए। इन लोगों ने तुम्हें बचा लिया देवराज चौहान। मोना चौधरी कठोर स्वर में कह उठी। वरना अब तक मैंने तुम्हें शूट कर देना था। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखा, कहा कुछ नहीं। उसके बाद जगमोहन सारी बातें बताता चला गया। जगमोहन की बातें देवराज चौहान और मोना चौधरी ने सुनी, पूरी तरह सुनी। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं, मोना चौधरी कह उठी। विश्वास करो, मैं देवराज चौहान को मारने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारी बातों से यह कैसे साबित होता है कि यह जथुरा का काम है? यहाँ ऐसा होने वाला है, मुझे पूर्वाभास हो गया। मैं नहीं मानती इस बात को, तुम्हारे पूर्वाभास को। तुम ये सोचो कि मुझे कैसे पता चला कि राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन पर यह सब होने वाला है? सपन चड्डा से बात बाहर गई होगी कि बेबी। महाजन बोला। तुम्हें किसने बताया कि देवराज चौहान 11:30 पर यहाँ आएगा? सपन चड्डा ने बताया। महाजन ने देवराज चौहान को देखकर पूछा। और तुम्हें किसने बताया कि मोना चौधरी यहाँ मिलेगी? लक्ष्मण दास ने। उसी ने मुझे बताया था कि मोना चौधरी मेरी जान लेना चाहती है। क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? महाजन ने पूछा। दोनों दोस्त थे, देवराज चौहान बोला, परंतु अब इनमें दुश्मनी है। तुम्हें यह बात किसने कही? लक्ष्मण दास ने। लेकिन सोहनलाल कह उठा। इन दोनों की बातों से तो ये जाहिर है कि इन दोनों ने ही देवराज चौहान और मोना चौधरी को यहाँ भेजा ताकि ये एक दूसरे को मार सकें, खून खराब हो। सब एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल खामोशी रही। इसका मतलब सपन चड्डा और लक्ष्मण दास मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं। मोना चौधरी के दांत भिज गए। लक्ष्मण दास मेरा पुराना जानकार है, देवराज चौहान ने कहा। वो ऐसा क्यों करेगा? इस बात का जवाब तो वही देगा। मैं अभी सपन चड्डा से, मोना चौधरी ने कहना चाहा। मोना चौधरी, पारसनाथ बोला।
हम लोग जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे ताकि सबको पता चले कि असल बात क्या है। सपन चड्ढा सोफे पर अधलेटा था, चेहरे पर उखड़े बन के भाव थे और वो मोमो जिन को टहलते हुए देख रहा था। मोमो जिन ने उसे देखा और हंसकर बोला, मुझे गालियाँ दे रहा है? उससे क्या होगा? सपन चड्ढा ने गहरी सांस ली। अब तू समझदारी की बातें करने लगा है। वहाँ क्या मोना चौधरी ने देवराज चौहान को मार दिया होगा? सपन चड्ढा ने पूछा। अभी खबर आ जाएगी। आ जाएगी? कौन देगा खबर? मोमो जिन ने सपन चड्ढा को घूरा घूरा, फिर क्या उठा। तू सवाल बहुत पूछता है, कम बोला कर, काम की बात किया कर। बोलना ही हो तो कह जतूरा महान है। सपन चड्ढा चुप रहा। कह जतूरा महान है। तेरी आवाज़ में उत्साह नहीं है, कोई गुण नहीं तुझमें कि तू जतूरा का सेवक बन। मोमो जिन कहते कहते ठिठका, फिर आंखें बंद करके इस तरह से रहलाने लगा जैसे किसी की बात सुन रहा हो। सपन चड्ढा की नज़रें मोमो जिन पर ही रहीं। जग्गू ने? मोमो जिन के होंठ हिले। मोमो जिन सिर हिलाने लगा। जग्गू का कोई इंतज़ाम कर उसे। मोमो जिन फिर जैसे बात सुनने लगा। तो जग्गू पर इस वक्त जथुरा की शक्ति काम नहीं कर रही? उधर से कहे गए शब्द मोमो जिन फिर सुनने लगा। सपन चड्ढा हैरान था कि वो किससे बातें कर रहा है। तो अब जथुरा इन सब पर कालचक्र फेंकेगा कि ये आपस में ही लड़मर है। ठीक है, मोमो जिन ने कहा, फिर आंखें खोलकर सपन चड्ढा से बोला, सब गड़बड़ हो गया। क्या मतलब? सपन चड्ढा के माथे पर बल पड़े। पता चल जाएगा भी तेरे को। मोमो जिन हंसा। जा, मैंने तेरे को अपनी गुलामी से आज़ाद किया। आज़ाद किया? विश्वास नहीं आ रहा? नहीं, विश्वास रख, अब तू मेरे किसी काम का नहीं रहा। जब कभी ज़रूरत पड़ी तो तेरे पास अवश्य आऊँगा। सिर्फ मेरे पास? लक्ष्मण दास के पास नहीं? उसके पास भी जाऊँगा जब उसकी ज़रूरत पड़ी। पहले तुम देवा मिन्नो से खुद को तो बचा लो। खुद को बचा लो? क्या कहना चाहता है तू? उसी पल मोमो जिन सपन चड्ढा की आंखों के सामने से गायब हो गया। सपन चड्ढा ठगा सा उस खाली जगह को देखता रहा। मोमो जिन की बातों का मतलब समझने की चेष्टा करने लगा, परंतु समझ नहीं आया। उसने जल्दी से पास रखा फ़ोन उठाया और नंबर मिलाया। हेलो। लक्ष्मण दास की आवाज़ कानों में पड़ी। वो चला गया। सपन चड्ढा तेज स्वर में क्या उठा। मोमो जिन? हाँ वही, कहता है कि ज़रूरत पड़ी तो फिर आएगा। और भी अजीब बातें कर रहा था। क्या? कहता था सब गड़बड़ हो गया, हम देवो मिन्नो से पहले खुद को बचा लें, ऐसी बातें। इन बातों का क्या मतलब हुआ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तू मेरे पास आ जा। तेरे पास? जाने क्यों घबराहट हो रही है? मोमो जिन ने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरा भी तो बुरा हाल है। आ रहा है मेरे पास? पता नहीं, देखता हूँ। सपन चड्ढा ने फ़ोन बंद किया, फिर दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखा, 12 बज रहे थे। उसे अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था कि मोमो जिन उसके पास से चला गया है। फिर भी उसने खुद को आज़ाद सा महसूस किया जैसे कि किसी ने उसे बंदी बना रखा और अब बंदी ना हो। सपन चड्ढा उठा, नहा धोकर कपड़े बदले। 1 बजने को हो गया था। नौकर को लंच लगा देने को कहकर ड्राइंग रूम में पहुंचा कि कदमों की आंटें उसके कानों में पड़ी। फिर सपन चड्ढा कांपता सा गया। देवराज चौहान, मोना चौधरी, जगमोहन, सोहनलाल, पारसनाथ और महाजन उसके सामने थे। सपन चड्ढा का चेहरा फक्क पड़ गया, जबकि वो मोना चौधरी के अलावा किसी को जानता नहीं था। मोना चौधरी ने उसे कड़वी नज़रों से देखा, फिर आगे बढ़ी और उसके पास पहुंच गई। क्या हाल है तेरा? मोना चौधरी ने शब्दों को चबाकर पूछा। ठीक है। घबरा क्यों गया मुझे देखकर? नहीं तो। सपन चड्ढा ने होठों पर जीभ फेरी। ये तो तूने मुझे बताया ही नहीं कि तेरे को कैसे पता चला कि देवराज चौहान 11:30 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचेगा? मोमो जिन ने कहा ऐसे कहने को। मोमो जिन? मोना चौधरी के दांत बिछ गए। ये कौन है? मोमो जिन है। सीधी तरह जवाब दे। मोना चौधरी गुर्राई। मोमो जिन ही तो है वो। ठीक कह रहा हूँ मैं। सपन चड्ढा घबराया से कह उठा। वो दैवीय ताकतों का मालिक लगता था। कभी 4 फीट का हो जाता था तो कभी 3 इंच का। मुझसे कहता था कि मैं कहूँ जतूरा महान है। जतूरा? सब चौंके, एक दूसरे को देखा। कौन जतूरा? पता नहीं, उसे वो अपना मालिक कहता था। मैंने वही किया जो उसने कहा। ना करता तो जाने मेरे साथ क्या सलूक करता। तभी जगमोहन कह उठा। अब ये तो साबित हो गया कि मैंने जो कहा वो सच है। इन सब के पीछे पूर्व जन्म का जथूरा रहा है। और क्या कहता था मोमोजिन? मोना चौधरी ने पूछा। वो कहता था कि देवा और मिन्नो में झगड़ा करवा कर एक को ख़त्म करवाना है। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। तुम में और लक्ष्मण दास में कोई झगड़ा नहीं? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, मुझे और लक्ष्मण को मोमो जिन ने मजबूर किया ये सब करने को। हमारी कोई गलती नहीं। सपन चड्ढा ने परेशान स्वर में कहा। उसकी बात को इनकार करो तो वो नंगा करके सड़क पर घुमाने की धमकी देता था। वो तो मैं कहाँ मिला? महाजन ने पूछा। सपन चड्ढा ने गहरी सांस लेकर कहा। बहुत खतरनाक ढंग से वो हमें मिला। हमारे नाम जानता था, ये जानता था कि लक्ष्मण दास देवराज चौहान को जानता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता था। उसने हमें जैसे अदृश्य बंधन में जकड़ लिया था। मिला कहाँ? सपन चड्ढा ने बताया। उसकी और बातें बताओ। क्या बताऊं? घंटा भर पहले यहाँ था। कह रहा था सब गड़बड़ हो गया, फिर खड़े खड़े ऐसे बोलने लगा जैसे किसी से बात कर रहा हो।
उन बातों में 2 बार उसने जग्गू का नाम लिया। फिर जैसे ही किसी से कह रहा हो कि जथूरा अब इन पर काल चक्र फेंकेगा कि ये आपस में लड़ मरे। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ लक्ष्मण दास ने प्रवेश किया। देवराज चौहान को वहाँ पाकर घबरा उठा। आ लक्ष्मण, तो इन सबको मोमोजिन के बारे में बता। ये मोना चौधरी है। ये देवराज चौहान। लक्ष्मण दास घबराए स्वर में कह उठा, मेरी कोई गलती नहीं देवराज चौहान। मोमोजिन बहुत ही खतरनाक है, उसने हमें ये सब करने को मजबूर कर दिया था। देवराज चौहान ने सपन चड्ढा से पूछा, कालचक्र क्या है? मैं नहीं जानता, मोमोजिन के मुंह से ही सुना था ये, तो मैंने बता दिया। देवराज चौहान गंभीरता से उसे देखता रहा। हम नई मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। पारसनाथ क्या उठा। जथूरा जो झगड़ा करवाना चाहता था देवराज चौहान और मोना चौधरी में, उसमें असफल रहा। अब वो कालचक्र नाम का कोई नया रास्ता इस्तेमाल करने जा रहा है कि हम में झगड़ा हो। महाजन ने कहा, अगर हम आपस में तय कर लेंगे कि किसी भी हालत में हमें झगड़ा नहीं करना तो जथूरा को मात दे सकते हैं। पारसनाथ बोला, ये कहने की बात है, जब हालात बनेंगे तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा। सोहनलाल ने कहा, ये तो कोशिश कर सकते हैं कि झगड़ा ज़्यादा ना बढ़े। जगमोहन ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी, बेहतर होगा कि तुम आने वाले हालातों में होश कायम रखो और देवराज चौहान को अपना दुश्मन ना समझो। मैं नहीं जानती क्यों देवराज चौहान का नाम सुनते ही मैं पागल हो जाती। उस हालत में तुम्हें महाजन और पारसनाथ की बात माननी चाहिए। अब की बार मैं सतर्क रहूंगी। सोचने की बात तो यह है कि जथूरा क्यों हम में झगड़ा कराना चाहता है। देवराज चौहान ने कहा, वो चाहता है कि हम पूर्व जन्म का सफ़र ना करें। जगमोहन बोला, पोते बाबा के द्वारा जथूरा कब से मेरे पीछे पड़ा है, परंतु मैं उसकी बात नहीं मान रहा। इसलिए नहीं कि मेरी कोई जिद है, सिर्फ इसलिए कि मैं होने वाले हादसों को टालना चाहता हूँ। इस तरह उसकी नहीं चली तो वो अब हम में झगड़ा करवाने के लिए कुछ करने जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? महाजन ने सबको देखा। हम सतर्क रहने के अलावा कर ही क्या सकते हैं? ध्यान रखेंगे कि आपस में झगड़ा ना करें। कोई कुछ ना बोला। हमें चलना चाहिए। जगमोहन बोला, रुस्तम राव और बाके पूसा रोड के बंगले में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो भी साथ हैं? मोना चौधरी के होठों से निकला, हाँ, उन्होंने भी हर बार पूर्व जन्म का सफ़र किया है। सबका एक साथ इकट्ठे होना खतरनाक है। मोना चौधरी कैसे क्या उठी। फिर वो सब चले गए। सपन चड्ढा और लक्ष्मण दास की सांस में सांस आ गई। बच गए चड्ढा, सस्ते में बचे। देवराज चौहान मोना चौधरी से बचे और मोमो जिन से भी उसका पीछा छूट गया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। ऐसा मत कह, मुझे यकीन आ रहा है। सपन चड्ढा ने जैसे खुद को तसल्ली दी। मोमो जिन ने तेरे से कहा कि वो फिर नहीं आएगा? लक्ष्मण दास ने पूछा। हाँ, ऐसे ही बोला, लेकिन यह भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो वो फिर भी आ सकता है। ओह, लेकिन वो सब पूजन की बातें क्यों कर रहे थे? क्या पता, पागल तो नहीं थे ये सब? ऐसा मत कह, सब खतरनाक थे वे। अवश्य कोई बात है जो हमारी समझ से बाहर है। हाँ, ये भी हो सकता है। मोमो जिन उनमें झगड़ा क्यों करवाना चाहता है? वो क्यों चाहता है कि सब मरें? कोई तो बात होगी। मोमो जिन सीधे सीधे उन पर हाथ क्यों नहीं डाल देता? पागल हो जाऊंगा इन बातों के बारे में सोचकर। हम बच गए, यही बहुत है। साला वो ठिकना जिन मेरे से कहता था कि मैं कहूँ जथूरा महान है। सपन चड्ढा ने बुरा समूह बनाकर कहा। मेरे से भी कहता था, उल्लू का पट्टा। ये जथूरा है कौन? किसी इलाके का बदमाश होगा। बदमाशों के पास मोमो जिन जैसे जिन थोड़े ही होते हैं। छोड़ इन बातों को, सब कुछ भूल जा। पूर्व जन्म का सफ़र मेरी तो समझ से बाहर है। खाना लग गया होगा, मुझे भी भूख लगी है। सपन, वो देख मोमो जिन। लक्ष्मण दास चीखते जैसे स्वर में बोला। सपन चड्ढा की निगाह उस तरफ गई। सोफे के पास ही 3 इंच का मोमो जिन खड़ा नजर आ रहा था। दोनों को अपनी सांसें रुकती सी लगी। उनके देखते ही देखते मोमो जिन बड़ा होकर 4 फीट का हो गया। तो मैं उल्लू का पट्टा हूँ? लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा सक पकाए। तुम दोनों को शिक्षा की ज़रूरत है। वैसे हो तुम दोनों ही काम के। तो तुम फिर आ गए? सपन चड्ढा घबराए स्वर में बोला। क्यों नहीं आऊँगा? अपने गुलामों के पास आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम हमें आज़ाद कर रहे। ये भी तो कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। तो ज़रूरत पड़ गई? लक्ष्मण दास हड़बड़ा कर बोला। हाँ, ज़रूरत ख़त्म कहाँ हुई है? अभी तो मामला शुरू हुआ है। तुमने सब कुछ उन्हें बता दिया? मैंने कुछ नहीं बताया, लक्ष्मण से पूछ लो। मैं यहीं था, सब सुन रहा था। तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अभी तो तुम दोनों ने मेरे बहुत काम करने हैं, पीछा कैसे छोड़ दूँ? बोलो जथूरा महान है। सपन चड्ढा और लक्ष्मण दास की नज़रें मिली। बोलो। मोमो जिन का स्वर कठोर हो गया। जथूरा महान है, दोनों एक साथ बोले। खूब, इसी तरह धीरे धीरे मैं तुम दोनों को जथूरा का खास सेवक बना दूंगा। जथूरा सच में महान है, उसकी ताकतों की कोई सीमा नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो हमेशा ही जीतता आया है। बोलो, जथूरा महान है। वापस मुंबई बंगले पर सोहनलाल, बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव जा चुके थे। मोना चौधरी, महाजन और पारासाथ दिल्ली रह गए थे। यहाँ के हालातों के बारे में तुम मुझे बता देते तो मैं मोना चौधरी के रास्ते से हट जाता। देवराज चौहान बोला। मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूँ, इसलिए नहीं बताया, जगमोहन ने पुकारा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जथूरा तुम्हें और मोना चौधरी को लड़वाकर किसी एक को खत्म कराने पर आमादा है।
मेरे विचार में पूर्वजन्म के सफ़र की तैयारी कर लेनी चाहिए। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। क्यों? जदूरा खामोश नहीं बैठने वाला। अब की बार वो कोई खास पैंतरा इस्तेमाल करेगा। कालचक्र? जगमोहन क्या उठा। ये कालचक्र जाने क्या भला है जो इतना सब कुछ होने के बाद जथुरा कालचक्र का इस्तेमाल कर रहा है, तो यकीनन वो कुछ खास ही होगा। देवराज चौहान ने कश लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, हमें जथुरा की चालों से सतर्क रहना चाहिए। नहीं रह सकते, क्योंकि उसके पास ताकतें हैं। वो अब हम उससे अब हम सब अलग अलग हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। जथुरा की याद है तुम्हें? नहीं। पोते बाबा की भी याद नहीं? नहीं। तभी जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। सिगरेट के धुएं में उसे हाथ की उंगलियां पल भर के लिए दिखाई दी थी। उधर धुआं फेंको, जगमोहन के होठों से निकला। क्या? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। उधर धुआं फेंको, उधर, वहाँ शायद पोते बाबा है। वो आ चुका है, जगमोहन व्याकुल स्वर में बोला। देवराज चौहान ने ऐसे ही किया। अगले ही पल धुएं में पोते बाबा की आकृति चमकती चली गई। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे उस आकृति को देखकर। ये पोते बाबा है। पोते बाबा का दाढ़ी वाला चेहरा मुस्कुरा पड़ा। मैं धूप लाता हूँ, उसके धुएं में इसकी आकृति आधी अधूरी नजर आती रहेगी, कहकर जगमोहन चला गया। कैसा है तू देवा? पोते बाबा की आवाज़ सुनाई दी। आकृति सोफे की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल आकृति धुएं से बाहर थी, नजर आनी बंद हो गई। देवराज चौहान ने पुनः कश लेकर सोफा चेयर पर धुआं फेंका तो वहाँ बैठा पोते बाबा दिखा। देवा को पोते बाबा का सलाम। देवराज चौहान उसे देखता रहा। पहचाना मुझे? पोते बाबा की आकृति के होंठ हिले। नहीं, तीसरा जन्म है तुम्हारा। जन्मों की यादों के पीछे खो चुकी हैं तुम्हारी यादें, लेकिन तुम्हें कभी भी सब कुछ याद आ सकता है। क्यों याद आ सकता है? क्योंकि अब पूर्व जन्म से तुम्हारे तार जुड़ते जा रहे हैं, तभी तो तुम मेरे से बात कर रहे हो। तुम हकीकत में कौन हो? जथुरा का सबसे खास सेवक। मैं जथुरा को भी नहीं जानता। मैं अपने मुंह से तेरे को जथुरा की याद नहीं दिलाऊंगा। अपने बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं गुलचंद का यार हुआ करता था। सोहनलाल का? हाँ। उसके बाद जथुरा की सेवा में चला गया और आज जथुरा का खास हूँ। देवराज चौहान पोते बाबा की आधी अधूरी नजर आ रही आकृति को देखे जा रहा था। तभी जगमोहन मोटी सी धूप जलाकर वहाँ ले आया था। उसमें उठता धुआं वहाँ फैलने लगा। धूप को अपने पास टेबल पर रख दिया। अब धुएं में पोते बाबा की आकृति बहुत हद तक स्पष्ट नजर आने लगी थी। क्या बात हुई? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। अभी तो कुछ खास बात नहीं हुई, देवराज चौहान ने कहा। फिर पोते बाबा से बोला, तुम चाहते क्या हो? मैं जग्गू से चाहता था कि जथुरा के कामों में दखल ना दे, उसके हादसों को ना रोके। जथुरा की कोई दुश्मन शक्ति जग्गू को जथुरा के द्वारा कराए जाने वाले हादसों का पूर्वाभास करा रही है। वो शक्ति हादसों की इस तरह की कड़ी से पूर्वाभास जग्गू को करा रही है कि तुम लोग पूर्व जन्म की यात्रा करने पर मजबूर हो जाओ। तुम्हें या जथुरा को इससे क्या परेशानी है? तुम लोगों की इस बार की पूर्व जन्म की यात्रा जथुरा के महल पर जाकर ख़त्म होगी। जथुरा से झगड़ा होगा तुम सबका, और जथुरा नहीं चाहता कि ऐसा झगड़ा हो। वो नहीं चाहता कि जग्गू को कुछ हो। बकवास है, जगमोहन बड़बड़ा उठा। जगमोहन को कुछ होने में जथुरा को क्या तकलीफ है? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में पूछा। जथुरा पर जग्गू का कोई एहसान है। वो नहीं चाहता कि जग्गू उससे टक्कर ले और जान गंवा बैठे। तुम जथुरा से कह दो कि वह जगमोहन की चिंता ना करे। देवराज चौहान बोला। अवश्य कहूँगा देवा। तुम क्यों नहीं मानते मेरी बात? क्या? बोलो। जग्गू को जथुरा के मामलों में दखल देने से मना कर दो। मैं जथुरा के हक में कोई काम क्यों करूं? वो हमारी दुनिया में हाथ से तैयार करके भेजता है, लोगों को खामखा मौत के मुंह में भेजता है, जो कि गलत बात है। तुम जथुरा को ये सब करने के तुम जथुरा को ये सब करने को मना कर दो। ये संभव नहीं। हादसों का देवता है जथुरा, वो अपने कर्म से पीछे कैसे हट सकता है? तो हम भी अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते। मैं तुम्हें अमूल्य पत्थर दूंगा, जिसकी कीमत इस दुनिया में बहुत है। पोते बाबा के होठ हिलते दिखे। नहीं चाहिए मैं तुमसे कुछ। सोच लो देवा। पोते बाबा गंभीर उठा। जथुरा को तुम बाल भी बाका नहीं कर सकते। हमें कुछ नहीं करना जथुरा का। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे और जथुरा के रास्ते एक होते चले जाएंगे, फिर झगड़ा तो हो गई। इस बारे में जथुरा को सोचना चाहिए। जथुरा कह रहा था कि देवा समझदार है, वो ज़रूर तेरी बात मान जाएगा। देवराज चौहान ने कड़वी निगाहों से पोते बाबा की आकृति को देखा, फिर कह उठा। जथुरा से कह देना कि देवराज चौहान बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अवश्य कहूँगा कि तुमने ऐसा कहा, परंतु तुम लोग जथुरा के कहर से बच नहीं सकते। जथुरा को इस तरह पीछे नहीं पड़ना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। जग्गू नहीं मानता जथुरा की बात, तू नहीं मानता तो कहर तो बरपेगा ही। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता ठहरी। तभी जगमोहन बोला, अब तुम क्या करने वाले हो? मोमोजन ने सपन चड्डा के सामने कालचक्र का जिक्र किया था। हाँ, कालचक्र अब तुम सब पर फेंका जाने वाला है। जथुरा के कालचक्र से कोई नहीं बच सका अब तक। जथुरा कालचक्र का इस्तेमाल ही तब करता है जब सामने वाला उसकी बात ना माने। कालचक्र है क्या? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। अभी नहीं बताऊंगा, आने वाले वक्त में खुद ही तुम लोगों को एहसास हो जाएगा। पोते बाबा हंस पड़ा। तुम लोग अपने को बहुत बड़े समझते हो, लेकिन काल चक्र में फंसकर पिस जाओगे, पागल हो जाओगे। उल्लू का पट्ठा,
जगमोहन कुड़कर बोला। अब मैं तेरी बात का बुरा नहीं मानूंगा जग्गू। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में कह उठा। जथुरा हादसों का देवता है। हाँ देवा, पोते बाबा की रेखाओं वाली आकृति के होंठ हिलते दिखे। तो वो हमें मारने के लिए कोई भी हादसा रच सकता है? नहीं, जथुरा की शक्तियाँ तुम लोगों पर तब तक असर नहीं करेंगी जब तक तुम लोग पूर्व जन्म में प्रवेश नहीं करते। तो कालचक्र कैसे असर करेगा हम पर? वो भी तो, वो कालचक्र जथुरा का अपना नहीं है, सोबरा का कालचक्र है वो। सोबरा ने कभी वो कालचक्र जथुरा पर काबू पाने के लिए फेंका था, परंतु जथुरा ने उस कालचक्र को अपनी ताकतों के सहारे कैद कर लिया। अब उसी कालचक्र पर जथुरा नई कहानी रचकर तुम सबके नाम पर छोड़ने जा रहा है। बचेगा कोई भी नहीं। कालचक्र छोड़ने पर क्या होगा ये नहीं बताऊंगा, पोते बाबा हंसा। तुम लोग भुगतोगे तो समझ जाओगे, बताने में क्या हर्ज है। मेरा बहुत सा वक्त खराब होगा, अभी भी वक्त है। कालचक्र से बच सकते हो, पोते बाबा बोला। कि जगमोहन जथुरा के रचे हादसों में दखल ना दे? ठीक समझे, हम तुम्हारी या जथुरा की कोई बात नहीं मानेंगे, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। तभी जगमोहन क्या उठा। सोबरा कौन है? नहीं जानते? ओह, तुम लोगों को तो अभी तक कुछ भी याद नहीं आया। सोबरा जथुरा का भाई है, परंतु दोनों में कभी नहीं बनी। दोनों एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। दोनों के पिता जगन्नाथ के पास शक्तियों वाली कुछ चाबियां थीं, जिन्हें जगन्नाथ के मरते ही जथुरा ने हासिल कर लिया, और अब सोबरा उन शक्तियों वाली चाबियों को पाना चाहता है। तो हमेशा की तरह वहाँ पर अपने ही झंझट पहले से चालू हैं, जगमोहन ने कहा। ये तो हर दुनिया में चलते रहते हैं। तो मैं जाऊँ? तुम आई क्यों थे? एक बार बात करने, ये सोचकर कि शायद देवा कोई ठीक फैसला ले ले, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। देवराज चौहान कठोर निगाहों से पोते बाबा की आकृति को देखे जा रहा था। जथुरा गलत कदम उठा रहा है, देवराज चौहान क्या उठा। वो तुम लोगों को पूर्व जन्म में नहीं आने देना चाहता, और तुम लोगों के कर्म तुम्हारे कदम पूर्व जन्म की तरफ बढ़ा रहे हैं। दो पल खामोशी रही, फिर पोते बाबा की आकृति को सोफे से उठते देखा। उसके बाद वह धुएं के दायरे से दूर होते हुए गायब हो गया। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। मेरे ख्याल में खतरनाक मामला शुरू होने वाला है। जाने कैसा है काल चक्र, जगमोहन बोला। देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि तभी जेब में मौजूद मोबाइल बज उठा। हेलो, देवराज चौहान ने मोबाइल निकालकर बात की। कहाँ हैं आप? नगीना की मीठी आवाज़ कानों में पड़ी। जगमोहन के पास बंगले पर, देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा। आ रहे हैं, मैंने खाना तैयार कर रखा है, जगमोहन को भी साथ ले आइए। कुछ देर में आता हूँ ना, कहकर देवराज चौहान ने मोबाइल बंद कर दिया। नगीना भाभी का फ़ोन था? जगमोहन ने पूछा। हाँ, उसने खाना तैयार कर रखा है, तुम्हें भी बुला रही है, देवराज चौहान ने कहा। फिर तो मैं ज़रूर जाऊँगा, जगमोहन मुस्कुराया। जथुरा के काल चक्र के बारे में हमें गंभीर हो जाना चाहिए, देवराज चौहान बोला। वो हमें मुसीबत में डाल। कभी कभी सोचता हूँ कि जथुरा के रास्ते से हट जाऊँ, परंतु जब होने वाले हादसे का पूर्वाभास होता है तो उस तरफ भाग जाता हूँ। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। क्या हुआ? देवमोहन ने पूछा। यह पूर्व जन्म का मामला है, तुम इससे बचे नहीं रह सकते। ये जब जब शुरू हुआ हमें पूर्व जन्म में प्रवेश करना पड़ा। जगमोहन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि उसी पल उसके मस्तिष्क में बिजलियां कौंधी। उसने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। आंखें बंद होती चली गईं, मस्तिष्क में बिजलियां चमक रही थीं। क्या हुआ? देवराज चौहान उसकी बदलती हालत पर चौंका। चुप रहो। जगमोहन के होठों से कठिनता से ये शब्द निकले, परंतु उस आवाज़ को सुनकर देवराज चौहान चौंक पड़ा। वो आवाज़ जगमोहन की नहीं थी। देवराज चौहान वहीं खड़ा हैरानी से जगमोहन को देखता रहा। एकाएक जगमोहन के मस्तिष्क में चमकती बिजलियां थम गईं। सब कुछ शांत नजर आने लगा। उसके मस्तिष्क ने देखा कि वो जगह बेहद शांत है, हरे भरे पेड़ों से भरी जगह। वहाँ चट्टानें भी थीं, ज़मीन भी थी। कुछ दूर छोटी सी बस्ती बनी नजर आ रही थी। वहाँ छाँव भी थी, धूप भी थी, हवा में नमी थी। उसके कान पानी की छपाक छपाक सुन रहे थे। फिर उसने समुद्र की लहरों को देखा, जो किनारे पर आती और वहाँ आपस में टकराकर आवाज़ करती और झाग बनाती लुप्त हो जाती। यह समुद्र के किनारे कोई जगह थी, परंतु शोर शराबे से दूर। वहाँ के नज़ारे जगमोहन का मस्तिष्क देख रहे थे कि तभी धूप में एक चट्टान पर पड़ा उसे कोई दिखा। वो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। जगमोहन को लगा जैसे वो उसके पास जा पहुंचा हो। वो कोई युवती थी, गुलाबी सूट पहने थी, दुपट्टा उसके गले में फंसा था। उसके सिर के बाल कंधे तक लंबे थे, जो कि इस वक्त अस्त व्यस्त थे। जगमोहन को लगा कि जैसे वो उसे पहले भी कहीं देख चुका है। वो औंधी पड़ी बेहोश जैसी लग रही थी। जगमोहन को लगा जैसे वो उसके बेहद करीब पहुंच गया हो, उसका कंधा पकड़कर उसे हिला रहा हो, परंतु उसके हिलाने का युवती पर कोई असर नहीं हुआ। तो उसने युवती को सीधा किया। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो चौंका। वो नगीना थी, जो कि इस वक्त गहरी बेहोशी में थी। अगले ही पल जगमोहन का मस्तिष्क शांत होता चला गया। दिमाग में उठा तूफान, बिजलियाँ थम गई थी। जगमोहन गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने आंखें खोली, सिर पर रखे दोनों हाथ हटा लिए। देवराज चौहान की निगाह एकटक जगमोहन पर थी। जगमोहन, देवराज चौहान बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम? नगीना भाभी, जगमोहन के होठों से निकला। क्या मतलब? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। मुझे पूर्वाभास हुआ है,
नगीना भाभी खतरे में है, हमें जल्दी से नगीना भाभी के पास पहुंचना होगा, जगमोहन तेज स्वर में बोला। लेकिन तुमने क्या देखा था? रास्ते में बताऊंगा, जगमोहन कहता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा। देवराज चौहान भी उसके पीछे चल पड़ा। जब तुम्हें कुछ हुआ था तो मैंने तुम्हें पुकारा। देवराज चौहान उसके पीछे बढ़ता क्या उठा। तब तुमने मुझे चुप रहने को कहा, लेकिन उस वक्त तुम्हारे होठों से निकली आवाज़ तुम्हारी आवाज़ नहीं थी। चुप रहो, मुझे पहले नगीना भाभी को बचाना है। मुझे लगता है जथुरा ने अपना कालचक्र छोड़ दिया है। शाम के 7:30 बजे थे। उस पार्क में बच्चे और औरतें मौजूद थे। धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। बच्चे और औरतें घर जाने लगे थे। वो बूढ़ी सी पतली औरत बेंच पर चश्मा लगाए बैठी थी। 70 बरस की उसकी उम्र होगी। बाल पूरे सफ़ेद थे, चूहे की पूंछ की तरह पतली सी चुटियाँ बनी, गर्दन से ज़रा ही नीचे थी। पास में 5 फीट की लाठी रखी थी जिसे थामकर वो चलती थी। वो बूढ़ी औरत भी घर जाने को सोचने लगी थी। उसी पार्क के ऊपर रुई जैसा बाल के साइज का सफ़ेद गोला तैर रहा था, जिस पर किसी की नज़र नहीं गई थी। जो ही अंधेरा होना शुरू हुआ, पार्क के लोग धीरे धीरे घर जाने लगे तो वो रुई का गोला सफ़ेद सी आकृति में बदला और नीचे आकर वो आकृति बूढ़ी औरत के सिर पर मंडराने लगी। ऐसे अंधेरे जैसे समय में उस आकृति को देख पाना आसान नहीं था। फिर वो आकृति जैसे बूढ़ी औरत के सिर में समाती चली गई। बुढ़िया के मस्तिष्क को कुछ असुविधा सी हुई। वो उठ खड़ी हुई। आसपास उसने देखा, पास रखी लाठी उठा ली। 1-2 बार उसने सिर पर हाथ फेरा, फिर क्या उठी। कौन है? सर बूढ़ा ही था। मैं, भारी। बुढ़िया को लगा जैसे उसके कान में कोई फुसफुसाया है। भारी कौन? भारी। इस बार फुसफुसाहट में चंचलता आ गई थी। तू मेरे अंदर क्यों आ गई? बूढ़ी औरत के होंठों से निकला। काम है। क्या? तेरे से नहीं, कहीं और काम है, लेकिन उस काम के लिए मुझे शरीर भी तो चाहिए, सो तेरा ले लिया। चली जा, मैं तुझे अपना शरीर इस्तेमाल ना करने दूंगी। सोच ले, तू बूढ़ी हो चुकी है, तेरे को जवान बना दूंगी। जवान? खूबसूरत भी। झूठ बोलती है तू, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तू बोला मुझे कैसे जवान बना सकती है? ऐसी जवान बना दूंगी कि मर्द तेरे पे मरेंगे, तू बच्चे जन सकेगी। बोल, बना दूँ? बना। तेरे शरीर में रहकर मेरे को कोई काम करना है, वो तू मुझे करने देगी जवान बनने के बाद? हाँ, इस हाल में तो तू मेरे काम की नहीं। तेरी हाँ है तो कह, तेरे को जवान बना दूँ। मैं क्यों मना करूँगी जवान बनने से? बुढ़िया क्या उठी। रंगीन मिजाज है तू, इस उम्र में भी जवान होकर मज़े लेने के सपने देखती है तू। तूने ही तो कहा कि तू मुझे जवान बना देगी। मैं तेरे को बुलाने तो नहीं गई। नहीं बना सकती तो जा। भारी बड़े कमाल की है। तू अपना नाम तो बता। कमला रानी। मैं तेरे को जवान बना रही हूँ, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, तो घबराना नहीं। तकलीफ़? मैं बूढ़ी तकलीफ़ नहीं सह सकती। वो तू मुझ पर छोड़ दे, तेरे को कुछ नहीं होगा। भौरी का हाथ अब तेरे पर है। अगले ही पल बूढ़ी औरत के पूरे शरीर में दर्द की लहर उठी। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, परंतु चीख जैसे गले में ही घुटकर रह गई। सब्र रख। भौरी की फुसफुसाहट उसे सुनाई दी। तब तक पार्क में अंधेरा छा चुका था। एकाएक बूढ़ी औरत ने अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस किया। अजीब सी सनसनाहट शरीर में दौड़ती चली गई। फिर सब कुछ थम गया। बूढ़ी औरत ने लाठी छोड़ी और अपने शरीर को टटोल टटोल कर देखने लगी। वो सच में जवान हो गई थी, परंतु अंधेरे के कारण वो खुद को देख नहीं पा रही थी। जवान हो गई हूँ, जवान हो गई। बूढ़ी का स्वर भी अब जवानी से भर गया था। देखा भौरी का कमाल। तू 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 सच में मेरे लिए भगवान बनकर आई है। भला हो तेरा जो तूने। अब तू जवान है, जवान की तरह बातें कर, बुजुर्गों की तरह आशीर्वाद देना छोड़ दे। आह, घर जाकर मैं अपने बेटे को हैरान कर दूंगी कि वो। तू घर नहीं जाएगी? क्यों? भूल गई तूने मेरे से वादा किया था कि मेरा काम करेगी? ना करूं तो मैं तेरे को फिर बूढ़ी बना दूंगी, तेरी जान ले लूंगी। बहुत खतरनाक हूं मैं। भौरी है मेरा नाम। कमला रानी कांप उठी। मेरी जान मत लेना। तो अपना वादा निभा। वो तो ठीक है, परंतु मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार करेंगे, मुझे ढूंढेंगे। तेरी परवाह किसी को नहीं है। तू घर ना गई तो वो सोचेंगे बूढ़ी से जान छूटी। वैसे भी तू क्या समझती है कि तेरे घर वाले तेरे को पहचान लेंगे? वो तेरे को नहीं पहचानेंगे। तेरे को तो घर में नहीं घुसने देंगे। ये तू क्या कह रही है? सही कह रही हूँ। अब तू अपनी बहू बेटी से ज़्यादा जवान है, और मैंने तेरा चेहरा भी बदल दिया है। चेहरा भी बदल दिया? कैसे? कमला रानी हैरान सी कह उठी। जिस चेहरे को मैंने अपनी आंखों में बसाकर मंत्र पढ़ा तेरे लिए, तू उसी के चेहरे जैसी जवान हो गई। तेरे शरीर का एक एक हिस्सा उस जैसा हो गया। कुछ ही देर में तेरी आवाज़ भी उसी की तरह हो जाएगी। मैं किसके जैसी हो गई? मोना चौधरी के जैसी। उसकी हर चीज़, हर अदा, सब कुछ तेरे में आ चुकी है। ये नहीं हो सकता। मैंने कर दिया है। ओह, मोना चौधरी है कौन? तूने अब मेरे साथ ही रहना है। धीरे धीरे तेरे को सब पता चल जाएगा। मैं कब तक तेरे साथ रहूँगी? जब तक मैं तेरे से काम नहीं ले लेती। ये कब तक चलेगा? 1-2 दिन? महीना 2 महीना भी लग सकते हैं। याद रख, मैंने तुझे जवानी दी है, भरपूर शरीर दिया है, बेहद खूबसूरत चेहरा दिया है। तेरे को मेरा एहसान याद रखना चाहिए और मेरा कहना मानते रहना है। तभी तेरी जवानी सुरक्षित है। क्या तू चाहती है कि तू पहले की तरह फिर बूढ़ी हो जाए, लाठी पकड़ कर चले?
नहीं चाहती। कमला रानी ने काँप कर कहा। तो मेरी हर बात मानती रहना। मानूंगी, लेकिन तू असल में है कौन? मैं सोबरा के कालचक्र का छोटा सा हिस्सा हूँ, और अब कालचक्र उसके भाई जथुरा के इशारे पर काम कर रहा है। मैं समझी नहीं। कालचक्र पर जथुरा का कब्जा है अब। कालचक्र अब वही करेगा जो जथुरा का आदेश होगा। मैं अब भी नहीं समझी। तू कुछ मत समझ। भौरी उसके कानों में क्या उठी। तू अब मेरी दुनिया में आ चुकी है। ज़रूरत के मुताबिक मैं तेरे भीतर वो सब चीज़ें डाल दूंगी कि तू सब कुछ समझ कर मेरे मुताबिक काम करे। चल अब चलें। कहाँ? अब मेरी कमला रानी भौरी के लिए अपना पहला काम करेगी। कमला रानी चल पड़ी। तेरा नाम मोना चौधरी है। बाकी सब बातें मैं अभी तेरे दिमाग में डाल देती हूँ, जिसकी तुझे ज़रूरत पड़ेगी। उस छोटे से बंगले की रोशनियाँ रोशन थी। नगीना नौकरानी सत्या के साथ किचन में व्यस्त थी। वो खुश थी कि देवराज चौहान और जगमोहन पहुंचने वाले हैं। किचन खाने के सामानों की महक से महक रहा था। जल्दी कर सत्या, कोई चीज़ छूट ना जाए। नगीना क्या उठी। कुछ नहीं छूटेगा बीवी जी, मुझे सब याद है। उसी पल कॉल बेल बजी। लो, नगीना के होठों से निकला। वो आ गए। आप दरवाज़ा खोलिए बीवी जी, मैं इधर का सारा काम ठीक से संभाल लूँगी। नगीना किचन से बाहर निकली और मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। कई दिन से देवराज चौहान को देखा नहीं था उसने। नगीना ने खुशी खुशी दरवाज़ा खोला। अगले ही पल वो बुरी तरह चौंकी। सिटपिटासी गई भीतर ही भीतर। सामने मोना चौधरी खड़ी थी, जीन्स की पैंट और स्कीवी पहने। परफ्यूम की महक नगीना की सांसों से टकराई। तुम? नगीना के होंठों से निकला। हैरान हो गई नगीना। मोना चौधरी कह उठी। देवराज चौहान का इंतजार कर रही है। तुझे कैसे पता? नगीना ने नागवार स्वर में कहा। मुझे तो सब खबर रहती है। इस वक्त तू देवराज चौहान के लिए तरह तरह के पकवान बना रही है। नगीना मोना चौधरी को देखती रही, फिर बोली, तेरे मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि तू मेरे से कोई मजाक कर सके। मुझे भीतर आने को नहीं कहेगी? ज़रूरी नहीं समझती, नगीना ने शुष्क स्वर में कहा। हम दोनों में पूर्व जन्म का रिश्ता है नगीना। तू मेरे पास किस लिए आई है? नगीना बोली। काम है, लेकिन तू तो मुझे भीतर ही आने को नहीं कह रही। क्या मैं यहीं खड़ी बात करूंगी? हाँ। नाराज़ क्यों है मुझसे? तू मेरे पति को जान से मारने की कई बार कोशिश कर चुकी है, नगीना ने तीखे स्वर में कहा। मोना चौधरी हौले से हंसी। तू अभी भी बीती बातों को दिल से लगाए बैठी है। तभी वहाँ सत्या आ पहुंची। बीवी जी, काम हो गया। अगली पल सत्या मोना चौधरी को दरवाजे के बाहर खड़ी देखकर ठटकी। तू जा सत्या, मैं मोना चौधरी से बात कर रही हूँ। सत्या चली गई। नगीना, मोना चौधरी धीमे स्वर में बोली, तू मुझे नहीं जानती, मैं भौरी हूँ। भौरी? नगीना के माथे पर बल पड़े। तू जो भी है चली जा यहाँ से। देवराज चौहान आने वाला। और इसी पल नगीना की सांसों से भीनी भीनी सुगंध टकराई। नगीना के होश गुम होने लगे। इससे पहले कि नगीना नीचे गिरती, मोना चौधरी ने उसे थामा, कंधे पर लादा और तेजी से गेट की तरफ बढ़ गई। तभी कमला रानी के कानों में भौरी की फुसफुसाहट पड़ी। क्यों, कैसा लगा कमला रानी? अच्छा लगा। ये काम मेरे लिए नया है। क्या सच में मेरे में इतनी ताकत आ गई है कि मैं किसी को उठा सकूं? उठा तो रखा है, तो खुद ही देख ले। भौरी मुस्कुराई। जाना कहाँ है? फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब तो तूने मेरे साथ रहकर हर पल मौज ही करनी है। अब तू सच में रानी बन गई है। मेरा हुक्म मानती रहे और रानी बनकर जिंदगी बिता। देवराज चौहान और जगमोहन नगीना वाले बंगले पर पहुंचे। गेट खुला था, प्रवेश दरवाजा भी खुला था, खुला दिखा। भाभी? जगमोहन तेज स्वर में पुकारते हुए भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान उसके पीछे था। भाभी? जगमोहन ने पुनः ऊंचे स्वर में पुकारा। सत्या किचन से निकलकर उसके सामने आ गई। जगमोहन भैया आप? नमस्कार। सत्या क्या उठी। भाभी कहाँ है? सत्या ने भीतर प्रवेश कर चुके देवराज चौहान को भी देखा और कह उठी, बीवी जी अभी तो यहीं थी, दरवाजे पर मोना चौधरी मैडम से बात कर रही। मोना चौधरी? जगमोहन चौंका। देवराज चौहान के माथे पर बल उभर आए। बीवी जी ने कहा था कि वो मोना चौधरी से बात कर रही हैं जब मैंने उन्हें बुलाया तो। तुमने मोना चौधरी को देखा था? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, सत्या ने बाहर नज़र मारी। आप बीवी जी से पूछ लीजिए, वो नज़र नहीं आ रही यहाँ, भीतर होंगी। होती तो मेरे पुकारने पर आ गई होती, जगमोहन ने व्याकुलता में कहा। मैं देखती हूँ। कहने के साथ ही सत्या भीतर चली गई। देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें मिली। मुझे हैरानी कि मोना चौधरी यहाँ थी, जगमोहन बोला। मुझे यकीन नहीं आता कि वो नगीना के पास आएगी। उसे नगीना के बंगले का पता नहीं चल सकता, लेकिन वो यहाँ थी। सत्या उसका नाम लेकर कह रही है। देवराज चौहान के होठों में कसाव आ गया। सत्या जल्दी लौट आई। बीवी जी तो बंगले में नहीं है, वो बोली। मुझे बताओ कि मोना चौधरी देखने में कैसी लग रही थी, उसका हुलिया? मैंने ज़रा सा तो देखा था उसे, मैंने सोचा वो बीवी जी की कोई पहचान वाली। तुम उसका हुलिया बताओ। सत्या ने हुलिया बताया। ठीक मोना चौधरी का हुलिया वही थी, जगमोहन के होठों से निकला। लेकिन हुआ क्या? भाभी जी कहीं गायब हो गई हैं। मोना चौधरी से बातें करते करते कहीं चली गई हैं। आओ बाहर देखें, देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान और जगमोहन बाहर निकलते चले गए। 20 मिनट बाद वे लौटे। नगीना आई सत्या? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं जी। देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा। जगमोहन बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। मुझे हैरानी है कि मोना चौधरी नगीना के पास यहाँ आई और फिर दोनों ही गायब हो गए।
देवराज चौहान बोला, भाभी खतरे में है। मैंने पूर्वाभास में भाभी को अजीब सी जगह पर बेहोश पड़े देखा था। मैं जानता हूँ कि मेरा पूर्वाभास गलत नहीं हो सकता, हर बार वो सही निकला है। जगमोहन बोला, मैं मोना चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो चुका था। जगमोहन ने ठिठक कर देवराज चौहान को देखा। कुछ पल देवराज चौहान को देखने के बाद व्याकुल सर में का उठा, ये जथुरा की चाल है। देवराज चौहान ने सख्त नज़रों से जगमोहन को देखा। मोना चौधरी इस तरह नगीना के पास आकर गड़बड़ नहीं कर सकती, फिर भाभी भी कम नहीं है। कुछ बात तो है। नगीना के पास मोना चौधरी आई और उसके बाद नगीना गायब हो गई। हाँ, ऐसा हुआ है, परंतु ये सब जथुरा की चाल है। हमें कालचक्र को नहीं भूलना चाहिए। हम जानते हैं कि जथुरा हम सबको लड़वाने की चेष्टा कर रहा है। पोते बाबा ने भी ये बात स्वीकारी है। जगमोहन होठ भींचकर बोला, हमें सब्र के साथ काम लेना है। जथुरा की चाल को पहचानना है कि। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। जगमोहन ने उसे देखा। तुम सब्र के साथ काम लो। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा, मैं मोना चौधरी को देखता हूँ, जल्दबाजी मत करो। जगमोहन और भी ज़्यादा परेशान हो उठा। ये तो स्पष्ट है कि नगीना के गायब होने के पीछे मोना चौधरी का हाथ है। हाँ, लेकिन अब क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो मोना चौधरी होकर भी मोना चौधरी नहीं थी? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जथुरा के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।